दोस्तों एसईओ कोर्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल एल्गोरिदम्स। क्योंकि हर सर्च इंजन के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं और क्योंकि एसईओ में हम गूगल को ही मेन सर्च इंजन लेकर चल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वही यूज होता है, सबसे ज्यादा लोग उसी पे एसईओ करते हैं। तो क्योंकि हम ये एसईओ का कोर्स सबसे ज्यादा इन डेप्थ बना रहे हैं, बहुत डिटेल्ड बना रहे हैं, तो दोस्तों एल्गोरिदम्स के बारे में टॉपिक्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एल्गोरिदम होता क्या है पहले समझ लेते हैं। हमें गूगल एल्गोरिदम करते हैं, ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है क्या, सिंपल शब्दों में समझते हैं। एल्गोरिदम क्या है? वो प्रोसीजर है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होंगे, क्या तरीके होंगे, अगर वो डिफाइन कर रखे हैं दैट इज एन एल्गोरिदम। किसी भी टास्क को, किसी भी मतलब किसी भी कोई जो भी गाइडलाइंस हमें दे रखी होती हैं, कोई भी प्रोसीजर्स बता रखे होते हैं कि इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, इस टास्क को पूरा कर सकते हो, वो एल्गोरिदम होता है। तो जब गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन बनाएगा तो वो अपने टाइम टू टाइम एल्गोरिदम्स, अपनी गाइडलाइंस निकालेगा ना कि भाई इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करोगे तो ऐसा होगा। तो अब कोई एक एल्गोरिदम के ऊपर तो पूरा सर्च इंजन चलता नहीं है, तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो लगभग 16, 17, 18 एल्गोरिदम्स हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ मेजर है कुछ माइनर है। तो इस वीडियो में तो आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि अच्छा इतने सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, हमको तो दो चार ही पता थे, पांडा पेंगुइन जो सुनते आ रहे हैं हम आज तक। बट अब आपको पता लगेंगे कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। और फिर इसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम आपको मेजर एल्गोरिदम्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देंगे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है अगर आपको एसईओ में सक्सेस पानी है, वेबसाइट में रैंक लाना है, चाहे खुद की वेबसाइट हो, चाहे क्लाइंट की वेबसाइट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे खुद एसईओ अपनी वेबसाइट का कर रहे हो, तो पता होना चाहिए। यही आपको अलग बनाता है एक नॉर्मल एसईओ करने वाले से और एक एक्सपर्ट प्रो लेवल पे जो काम करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है, उनको पता है चीजें काम कैसे करती हैं और क्या गाइडलाइंस हैं। आइए जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हमने मल्टीपल यहां पर एल्गोरिदम्स का नाम दे रखा है, जैसे कि पांडा बहुत फेमस है, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, पिजन, मोबाइल, रैंक ब्रेन, मैडिक, कोर अपडेट्स। ये 8 जो है ना, ये मेजर एल्गोरिदम्स है, मेजर, ठीक है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इनके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियोस भी देंगे ताकि आपको एक एक एल्गोरिदम्स के बारे में अच्छे से समझा पाए। आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों हैं कुछ माइनर गूगल एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो अगर आपको मेजर माइनर दोनों पता होंगी तो आप उतनी स्ट्रांगली काम कर पाओगे। आइए समझते हैं माइनर कौन कौन सी है। फ्लोरिडा, बिग डैडी, ईएमडी, जैगर, पेडे, वाइन्स, कैफीन, क्वालिटी अपडेट्स, फ्रेड, पेज लेआउट एल्गोरिदम्स, ये कुछ माइनर एल्गोरिदम्स हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसईओ का पूरा कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज इसके अंदर कोशिश करेंगे कवर हो, बिगनर टू एडवांस क्या एक्सपर्ट लेवल का है। तो अच्छे से देखिएगा, पूरा अच्छे से सीखिएगा। थैंक यू। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे गूगल पांडा अपडेट के बारे में। दोस्तों ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, छोटी बड़ी मेजर माइनर एल्गोरिदम्स हैं। तो अब जैसे कि हम एसईओ कोर्स में आपको हर एल्गोरिदम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, आपको पता है कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं, किन एल्गोरिदम्स का क्या फायदा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए एसईओ में रिजल्ट्स लाना हो जाता है आसान और आपको स्ट्रेटेजी बनाने में भी बहुत मदद मिलती है इन सब चीजों से। और जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते एसईओ के अंदर, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में रैंकिंग नहीं ला सकते, ठीक है। फर्स्ट पेज की बात हो रही है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ 7वें पेज 10वें पेज, फर्स्ट पेज की बात हो रही है, बिकॉज कंपटीशन वही है असली। उसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर हजारों पेजेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो एसईओ कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने ऑन पेज ऑफ पेज सीख लिया, बट बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं करे हैं, जो कि आपको आना चाहिए। तो इसलिए अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे पांडा अपडेट के बारे में, इसकी कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। दोस्तों जैसे कि जो गूगल है, गूगल ये जो पांडा अपडेट लेकर आया, ये लेकर आया 2011 के अंदर, ये पांडा अपडेट लेकर आया था गूगल।
अब कोई भी अपडेट या कोई भी एल्गोरिदम अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई पर्पस होता है, ठीक है। अब उसका पर्पस क्या है, जो मोटिव था गूगल का इस पांडा एल्गोरिदम को लेकर आने का, वो ये था कि उसको सर्च की क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट्स, क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट्स इंप्रूव करने थे। गूगल में अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं, मान लो किसी ने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं 2011 से पहले की, तब वहां पर वो साइट्स जिनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है, या स्पैमिंग कर रही हैं, बहुत सारी मतलब अनएथिकल चीजों को वो कर रहे हैं और उनकी भी रैंक आ रही है, ठीक है, तो उन पे लगाम तो लगानी थी ना, कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं, एथिकल तरीके से चल रहे हैं, उनकी रैंक नहीं आ रही, तो उनको बेहतर रैंक देनी है। मेन पर्पस यही था। तो अगर जो क्वालिटी वेबसाइट्स होंगी, जो एथिकल तरीके से जिनका एसईओ हो रहा होगा और वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे होंगे, वैल्यू दे रहे होंगे यूजर्स को, उनको गूगल को ऊपर लेकर आना था सर्चेज में। और जो वैल्यू नहीं दे रहे, अनएथिकल तरीके की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नीचे लेके जाना था। यही मेन पर्पस था पांडा का, ठीक है, और है आज भी। तो दोस्तों यहां पर जो अब सर्च क्वालिटी कैसे बेटर होगी, जब वो पेनलाइज करेगा लो क्वालिटी वेबसाइट्स को, जिनकी क्वालिटी या जो गूगल के पैरामीटर्स के हिसाब से बनी नहीं हुई, या उसके अंदर कंटेंट नहीं है, या ऑप्टिमाइज नहीं है, उनको पेनलाइज करा जाएगा। पेनलाइज का मतलब क्या है कि बहुत ही अनएथिकल इलीगल वर्क हो रहा है तो डिलीट ही कर दिया, ब्लैक लिस्ट ही कर दिया। मगर अगर क्वालिटी नहीं है काम में, कंटेंट में, वेबसाइट में, तो उसको उसकी रैंकिंग कम कर दी जाएगी या बहुत पीछे चली जाएगी। या थिन कंटेंट का मतलब क्या है, लोगों की वेबसाइट आपने देखी होंगी, पेजेस देखे होंगे, 5-6 लाइन का कंटेंट लिख दिया, आगे सब जगह पिक्चर ही पिक्चर लगा दी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि बहुत ही कम कंटेंट, ठीक है, उस कंटेंट से लोगों को उतनी वैल्यू मिलती नहीं है। उसके अलावा डुप्लीकेट कंटेंट, दूसरी अच्छी वेबसाइटों ने मेहनत करके कंटेंट लिखवाया होता है, उनके कंटेंट को कॉपी करा, थोड़ा सा ट्विस्ट करा और लगा दिया, ठीक है, तो इन सब चीजों पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। और रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी, जो अच्छी वेबसाइट्स होती थी जिनमें अच्छा क्वालिटी कंटेंट होता है, उसके अलावा अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है, पैरामीटर्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं सर्च इंजन के, उनको रिवॉर्ड करना, उनको अच्छी रैंकिंग देना। साथ में जो ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, एवरग्रीन कंटेंट भी बोला जाता है, उनको अच्छी रैंक देना। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, इसने रिड्यूस करा वेबसाइट्स की रैंकिंग को, जो लो क्वालिटी कंटेंट, जिनका गूगल सर्च रिजल्ट्स के जो लो क्वालिटी कंटेंट थी, तो उनकी रैंकिंग गूगल सर्च रिजल्ट्स में डाउन हो गई और उनकी विजिबिलिटी भी कम हो गई, साथ के साथ उनके ऊपर ट्रैफिक जाना भी कम हो गया। इस वजह से बहुत सारे बिजनेसेस हैम्पर हुए थे, जो गूगल पे जब पांडा लॉन्च हुआ था उस दौरान और उसके बाद भी, ठीक है। तो अभी तो चीजें थोड़ी कॉम्पिटिटिव हुई, क्योंकि उस समय गूगल पे इतने ज्यादा लोग नहीं थे बिजनेसेस, बट आज की डेट में आप सोचो कितना कंपटीशन है, इस बात को 11-12 साल हो गए, कितना कंपटीशन है आजकल। हर कोई गूगल पे अपनी रैंक को चाहता है, तो अगर पैरामीटर्स हार्ड नहीं करे जाएंगे, ज्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं करी जाएगी, तो फिर कैसे मतलब बेस्ट टॉप पे आएगा और लोगों को उसका फायदा होगा। तो इसलिए जरूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो गूगल पांडा में, जो ये सर्च इंजन है गूगल का, वो पांडा जो इसका एल्गोरिदम आया, अपडेट आया, उसमें कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। तो किन चीजों को ध्यान में रख के वो ये सब चीज वेबसाइट्स को, उसके कंटेंट को इवेल्युएट करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है वेबसाइट्स के कंटेंट की क्वालिटी। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंटेंट की क्वालिटी। थिन और डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब किसका बहुत कम कंटेंट है या बिल्कुल कॉपीड कंटेंट कर रखा है, वो पैरामीटर। यूजर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, अब यूजर वेबसाइट पे तो आ रहा है क्योंकि वो रैंक कर रही है, बट वो रुक नहीं रहा है, उसको वहां कुछ काम का मिल नहीं रहा है, वो वहां से वापस जा रहा है, ठीक है। और या और एक बढ़िया साइट है जहाँ क्वालिटी कंटेंट है, वहां पर यूजर आ रहा है और वहां पर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या ज्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। इसको बाउंस रेट भी कहते हैं कि साइट पे आए बट तुरंत वापस चलेगा, और एक होता है वेबसाइट पे आ रहा है सामने वाला टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो यूजर एंगेजमेंट भी देखा जाएगा।
साथ के साथ साइट का स्ट्रक्चर और यूजर एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर वो सही से ऑप्टिमाइज्ड होगी, वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, नेविगेशन इजी टू यूज होंगे, अच्छा यूआई यूएक्स होगा, तो सामने वाला और ज्यादा टाइम लगाएगा वेबसाइट के ऊपर, तो उन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ वेबसाइट्स, मतलब बैकलिंक्स। एक वेबसाइट की अथॉरिटी, कोई नई वेबसाइट है उसको कैसे पता लगेगा बढ़िया साइट है? तो जब बैकलिंक ऑफलाइन ऑफ पेज एक्टिविटीज के अंदर बैकलिंक्स क्रिएट करे जाते हैं, तो उन वेबसाइट्स के संग किन के संग आपके बैकलिंक बने हैं, जो उनकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, या वो वेबसाइट जिनके DAPA अथॉरिटी बहुत अच्छी है, उनके संग आपको बैकलिंक मिले हुए हैं, जेन्युइन बैकलिंक मिले हुए हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मेजर हैं, जो पांडा देखता है, एनालाइज करता है, जिसके बेसिस पे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता है, घटाता है। तो उम्मीद करता हूं पांडा अपडेट के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे गूगल पेंगुइन एल्गोरिदम अपडेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले हमने पांडा अपडेट के बारे में बात करा था, उतना ही इंपॉर्टेंट है पेंगुइन भी। दोस्तों, पांडा जो अपडेट है वो बेसिकली कंटेंट से रिलेटेड अपडेट था गूगल का, बट जो पेंगुइन है वो बैकलिंक से रिलेटेड अपडेट है। आइए जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गूगल पेंगुइन ये जो एल्गोरिदम है, ये जो अपडेट है, ये गूगल ने 2012 में ऑफिशियली लॉन्च करा था, ठीक है। और उस समय जब ये लॉन्च करा गया था तब इसका नाम पेंगुइन नहीं था, तब इसका नाम था वेब स्पैम एल्गोरिदम अपडेट। क्या नाम था? वेब स्पैम, इसका नाम था वेब स्पैम, ठीक है। तो इसको ये बोला जाता था। अब ये क्यों लाया गया गूगल के द्वारा? क्योंकि उनको सर्च क्वालिटी और बेहतर करनी थी। जो साइट्स जिनका कंटेंट और जिनकी लिंकिंग जो ज़्यादा बेहतर एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर क्वालिटी के उनका नेटवर्क है, इनके संग बैकलिंक्स हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए इसको लेकर आए थे। अब इनका मेन स्पेसिफिक टारगेट क्या था कि जो लिंक स्पैमिंग होती है, मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग होती प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक लिंक फार्मिंग, इसको रोकना, खत्म करना, ताकि जो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर एथिकल काम होता है उनको रैंक में लेकर आया जाए और इन साइट्स को डाउन करा जाए। अब ये होता क्या है? वैसे तो हमने आपको अभी इस कोर्स के अंदर पहले बताया है, पहले वाली वीडियोस के अंदर लिंक फार्मिंग, स्पैमिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, और फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। दोस्तों, लिंक स्पैम क्या है, ठीक है, या जो मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो चीज़ क्या है? अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट, 3 वेबसाइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, मान लो 10 वेबसाइट्स हैं। अब एक ही कंपनी है, एक ही पर्सन की 10 वेबसाइट्स हैं। अब उन्होंने एक दूसरे के संग लिंक कर रखा है, ठीक है, इसने इसके संग, इसके संग भी, इसके संग भी, इसके संग भी, इसके संग भी, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके संग भी, इसके संग भी, इस तरीके से। ये क्या हो रहा है? ये लिंक फार्मिंग आप इसको बोल सकते हो। यहां पर एक ही कंपनी अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स बना के और उधर लिंक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये एथिकल नहीं है, ये जेन्युइन तरीका नहीं है। अब एक तो ये हो गया। उसके अलावा जब हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं, क्यों गूगल या उसका एल्गोरिदम बोलता है कि जितनी अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट, जिनका अच्छा DAPA है, ठीक है, और जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं उनके बैकलिंक्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो लोग बैकलिंक, पहले ना रेस चला करती थी कि जब पांडा जब आया उससे पहले, कि कोई भी कंटेंट डाल दो, कितना भी कम कंटेंट डाल दो, ठीक है, क्वालिटी हो ना हो कॉपी कर दो, तो पांडा ने उसको रिस्ट्रिक्ट करा, चीज़ों को बेहतर करा। ऐसे ही लिंक बैकलिंक बिल्डिंग के अंदर भी किसी भी वेबसाइट के संग बैकलिंक बनाया जा रहा है, चाहे उसकी अथॉरिटी बहुत कम है, चाहे वो क्या कहते हैं रेलिवेंट साइट है कि नहीं, चाहे उसमें वो एथिकल साइट है कि नहीं, बट बैकलिंक बनाने से मतलब है।
तो लिंक स्पैमिंग इसको कहते हैं कि आप बैकलिंक क्रिएट करो, आप 100 वेबसाइट्स पे जिनके अथॉरिटी कम है या सही साइट्स नहीं है उन पे बैकलिंक क्रिएट करो, और आप 10 क्वालिटी वेबसाइट्स पे बैकलिंक क्रिएट करो, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आप 100 पे कर रहे हो। ठीक है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्वालिटी बैकलिंक ज़्यादा मैटर करते हैं, ऐसे ही पांडा में क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर काम चलता है। तो दोस्तों ये जो वेब स्पैम जो एल्गोरिदम था जो लॉन्च करा था, बाद में ऑफिशियली उसको नाम दे दिया गया था पेंगुइन। ठीक है, और ये एक ट्वीट के जरिए जो मैट कट्स थे जो कि उस समय हेड करते थे गूगल स्पैम टीम को, वेब स्पैम टीम को, उन्होंने ट्वीट करके ये नाम दिया था, अनाउंस करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आप एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं पेंगुइन की। तो ये जो पेंगुइन अपडेट है, सबसे पहले तो जब ये लॉन्च हुआ था, ये 24 अप्रैल 2012 को इसका सबसे पहला अपडेट इसका तब आया था। उसके बाद इसका 1.1 जो वर्जन है वो 26 मार्च 2012 को आया, 1.2 वर्जन 5 अक्टूबर 2012 को आया, 2.0 इसका जो वर्जन था वो मई अपडेट जो था जो मई 22 2013 को आया, 2.1 अपडेट 4 अक्टूबर 2013 को आया, 3.0 जो इसका अपडेट है वो 17 अक्टूबर 2014 को आया, और 4.0 जो इसका अपडेट है वो सितंबर 23 2016 को आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर अब कुछ मिथ्स हैं इस अपडेट को लेके, लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं। ठीक है, तो वो क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि पेंगुइन का अपडेट आया और हमारी साइट को हिट करा तो वो एक पेनल्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अगर एथिकल काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो वो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपने एथिकल काम नहीं करा, ठीक है, और फिर वो हिट कर रहा है, तो वो तो अपना काम करेगा ही ना जिस चीज़ के लिए बनाया गया एल्गोरिथम। यू विल गेट नोटिफाइड, आपको नोटिफाई करा जाएगा गूगल की तरफ से जब ये आपकी वेबसाइट पे हिट करेगा एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। डिसअवॉइंग बैड लिंक्स इज द ओनली मेथड, कि मतलब जो बैड बैकलिंक्स बनाए हुए हैं उनको हटा दिया जाए, या कुछ पेजेस को क्रॉल ना करने दी जाए, डिसअवॉ कर दिया जाए, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करेंगी पेंगुइन को, ठीक है, हिट करने से, या आपको इसके जो परिणाम हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही मेथड नहीं है, ओवरऑल गूगल हर चीज़ को देखता है। ठीक है, सिर्फ एक यही पैरामीटर नहीं है। तो लोगों ने क्या अपने अपने तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इतने लंबे समय में मिथ्स बना लिए हैं, बट कोई भी पूरी जानकारी लेके, हर एक छोटी बारीक चीज़ को एक्सपर्ट कौन होता है? जिसको चीज़ों की पूरी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको सारे बेसिक्स पता है, उसको पता है किस तरीके क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, या कुछ प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे, वो सब चीज़ें अगर आप पूरा एसईओ अच्छे से सीख रहे हो, सारा बेसिक्स आपका क्लियर है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको कभी नहीं डराएंगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। वेबसाइट बनने से पहले की प्लानिंग से लेके उसके एसईओ में उसको टॉप पहले नंबर पे पहुंचाने तक की, और वो आप इस कोर्स अच्छे से सीख ही सकते हो और सीख रहे हो दोस्तों। उसके अलावा इफ़ योर वेबसाइट हिट्स बाय पेंगुइन कैन नॉट बी रिकवर्ड, कि अगर एक बार पेंगुइन अपडेट ने आपकी साइट को हिट कर दिया तो आप कभी रिकवर नहीं हो सकते, आपकी वेबसाइट में कभी रैंकिंग दोबारा नहीं आ सकती, वो डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ दोबारा क्रॉल होती है, दोबारा से उसको देखा जाता है, जज करा जाता है, क्योंकि ये कोई बहुत इलीगल एक्टिविटी नहीं है। आपने क्वालिटी काम नहीं करा है, उसको आप दोबारा से क्वालिटी काम कर सकते हो। ठीक है, और जो खराब काम है उनको हटा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और दोस्तों किसी भी अपडेट से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बेहतरी के लिए आता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को टॉप में रखना, ताकि लोगों का, यूजर्स का भी फायदा हो, गूगल का भी फायदा हो, और आपका खुद का भी फायदा हो। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे हमिंगबर्ड गूगल एल्गोरिदम अपडेट के बारे में। पांडा के बारे में हमने जाना, पेंगुइन के बारे में जाना, अब हमिंगबर्ड के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों गूगल हमिंगबर्ड का जो अपडेट है ये आया था अगस्त 2013 में, मगर इसको एक महीने के बाद अनाउंस करा गया था सितंबर 2013 में। जो हमिंगबर्ड अपडेट है इसको गूगल का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट माना जाता है, बिगेस्ट अपडेट है ये,
सिंस 2000 के बाद सबसे बड़ा अपडेट हमिंगबर्ड है। इट वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, कई सारे गूगलर्स ने उस टाइम बोला था कि जो एल्गोरिदम, जो इनका कोर जो एल्गोरिदम है, गूगल का जो कोर एल्गोरिदम है, जो गूगल ने बनाया था जब गूगल शुरू हुआ था, उसको पूरी तरीके से देखा जाए तो रीराइट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके रीजंस क्या, इम्पैक्ट क्या है, वो जानते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि हमिंगबर्ड क्यों लॉन्च करा गया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो अपडेट है इसको हमिंगबर्ड बोला गया क्योंकि गूगल के कोर एल्गोरिदम को पूरा का पूरा चेंज करा गया ताकि वो प्रिसाइज बनाया जा सके और फास्ट बनाया जा सके। प्रिसाइज मतलब सामने वाला जो सर्चर है कुछ सर्च कर रहा है तो उसको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वही दिखे, उसी से रिलेटेड दिखे, फालतू की इधर उधर की सर्चेज या वेबसाइट्स ना दिखनी शुरू हो जाए। फास्ट कोई भी चीज़ है उसको अपडेट करा जाएगा, ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा ताकि सर्चर का टाइम बचाया जा सके, गूगल की जो रिजल्ट शो करने की स्पीड है उसको बेहतर करा जा सके। ठीक है, ये छोटे छोटे माइन्यूट सेकंड्स भी बहुत बड़ा फर्क ला देते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। अब दोस्तों सेकंड है इंटेंट बेस्ड सर्च। इंटेंट बेस्ड मतलब सर्चर के इंटेंट को और बेहतर तरीके से समझा गया, सामने वाला क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझा गया। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, एक हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब किसी ने सर्च करा गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, तो गूगल को ये समझना पड़ा ना भाई ये डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, उसके रिलेटेड मैं इसको रिजल्ट दिखाऊंगा। अगर कोई ये सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पर गूगल को समझना पड़ेगा वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही वेबसाइट्स और कंटेंट दिखाए, ना कि डिजिटल मार्केटिंग की कोई न्यूज है, कोई अपडेट है या कुछ भी ब्लॉग है कि कुछ भी दिखा दे। तो इंटेंट बेस्ड इसको सर्चेस को करा गया ताकि मोर रेलिवेंसी यूजर्स को, जो सर्चर्स हैं उनको ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट मिले अपनी जो उन्होंने क्यूरी करी है उसके हिसाब से। ठीक है, और एक्यूरेसी बेहतर करी जा सके। बिकॉज दोस्तों गूगल भी कभी स्टार्ट हुआ होगा, उसमें भी कमियां होंगी, उनको टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करा गया, नए नए अपडेट्स लेकर आए गए। वो इसलिए लाए गए कि चीज़ों को हर वक्त बेहतर करा जा सके, सर्चर्स के लिए भी, गूगल के खुद के लिए भी, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, तीसरा है हमिंगबर्ड ने, ये बोला जाता है कि हमिंगबर्ड ने जब वो अपडेट आया था इसने इफेक्ट करा था 90% ऑफ द सर्चेज, 90% ऑफ द सर्चेस को इस अपडेट ने इफेक्ट करा था। तो सोचिए कितना बड़ा ये अपडेट होगा, और बोला भी जाता है 2001 के बाद का सबसे बड़ा अपडेट है ये। अब दोस्तों बात करते हैं 2004 के, सॉरी अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि दिसंबर 4, 2013 को एक इंटरव्यू में बोला गया मैट कट्स के द्वारा, जो कि वेब डिपार्टमेंट संभालते थे, उनके हेड थे गूगल के। तो उन्होंने ये बताया था एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान कि हमिंगबर्ड का जो एल्गोरिदम है वो एक तरीके से रीराइट करा गया है गूगल के कोर एल्गोरिदम को। बेसिकली अगर हम बात करें तो गूगल का 2.0 वर्जन आ गया था। दिस वाज 2.0 वर्जन, मतलब इतना मैसिव अपडेट था ये कि गूगल को पूरा उसके कोर एल्गोरिदम्स को रीराइट करा गया, एकदम से नया वर्जन लेकर आए, बेहतर वर्जन लेकर आए। तो दोस्तों हमिंगबर्ड अपडेट के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी हो गई होगी, और बाकी चीज़ों के लिए इस कोर्स को अच्छे से सीखें। बिकॉज एसईओ में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अच्छे से सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गूगल मैडिक अपडेट, ये जो एल्गोरिदम है ये क्यों गूगल लेकर आया, इसका क्या इफेक्ट आया, किन इंडस्ट्रीज पे आया, किस तरीके की वेबसाइट्स पे आया, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अगर होगी, और अगर आपकी वेबसाइट उन कैटेगरीज से रिलेटेड है, तो आप कहीं ना कहीं अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हैम्पर हुई है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप उस इंडस्ट्री से हो तो इन बातों का ध्यान रखोगे ताकि आप इजीली एसईओ में रैंक कर पाओ, और इस गूगल के अपडेट के अकॉर्डिंगली एथिकल आप जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करो। तो दोस्तों मैडिक जो है ये बेसिक, इसका नाम मैडिक क्यों रखा गया, आइए वो समझते हैं। तो गूगल का ये जो अपडेट है दोस्तों 2018 के अंदर आया था, और इसने ज़्यादातर कहते हैं कि हर इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट आया था, उनकी वेबसाइट की रैंकिंग अप एंड डाउन हुई थी। मगर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया था वो कहाँ आया था,
सबसे ज़्यादा इनका इफेक्ट आया था इस पर्टिकुलर अपडेट का, वो आया था YMYL पेजेस पे। अब ये YMYL क्या होता है? योर मनी योर लाइफ पेजेस। आइए समझाता हूं ये होता क्या है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो YMYL वेबसाइट के एग्जांपल्स, जो वेबसाइट्स या जो वेब पेजेस, वेबसाइट भी पूरी हो सकती है या पर्टिकुलर कोई वेब पेज भी हो सकता है, जहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेजेस होंगे या जहां पर हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट या पेजेस होंगे या जहां पर शॉपिंग या ई कॉमर्स, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी जा रही होंगी या जहां पर लीगल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेजेस होंगे और ऐसे ही बहुत सारे अदर। मतलब जहां पर हेल्थ, वेल्थ, मनी, फिटनेस जहां पर आ गई, क्योंकि दोस्तों ये ना बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, या आप उसके लिए ऑथराइज्ड ही नहीं हो, इंटरनेट क्या क्या है, कुछ भी उठा के डाल दो, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक तो है नहीं कि वहां पर जाएंगे, हमें पता है डॉक्टर है तो यहां पर तो हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी। तो आप अगर सोचिए कि गलत वेबसाइट पे आप चले गए, वहां पर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देख ली अपनी हेल्थ से या पैसों से रिलेटेड और आप मिसगाइड हो गए, उससे आपके हेल्थ को, वेल्थ को, फिटनेस को या आपकी हार्ड एंड मनी को कोई नुकसान हो गया, तो उसको सेव करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन चीज़ों को सिक्योर बनाने के लिए, यूजर्स की ज़्यादा सेफ्टी के लिए ये पर्टिकुलर अपडेट आया। अब दोस्तों इस तरीके की जो वेबसाइट्स इफेक्ट हुई, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो गूगल को चेक रखना था कि इस तरीके के जो भी वेब पेजेस होंगे या जो भी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, उनकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उनको 3 पैरामीटर के ऊपर इसको जज करना था उन पेजेस को, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। अब यहां पर उसने एम्फसाइज करा, बोला एक तरीके से वेबसाइट ओनर्स को कि आपको ये इन वेबसाइट इन पेजेस की एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर उसने जज करना शुरू करा और उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग को अप या डाउन करा। तो ये जो फैक्टर है ईट का, तो इस पर्टिकुलर फैक्टर ने बहुत सारे बिजनेसेस या वेबसाइट जो वेल बीइंग से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड है, उनकी रैंकिंग को सर्च इंजन में ऊपर लाया या उनको हटा दिया या बहुत पीछे कर दिया। तो यहां पर जो गूगल ने पनिश करे बेसिकली वो पेजेस, ठीक है, या जिनका या तो बिल्कुल लो ईट था या बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, तो और उन वेबसाइट्स को रिवॉर्ड करा जिनका हाई ईट था। मतलब यहां पर वो एक्सपर्टाइज, उस पर्टिकुलर फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस जिन्होंने अपनी प्रूव करी। अब दोस्तों ये गूगल ने कैटेगराइज करा कैसे कि ये जो कंटेंट है या ये जो पेजेस हैं वो हाई ईट वाले हैं, मतलब इनकी एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, वर्दीनेस पता कैसे लगी? अब उसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि मान लो अगर किसी डॉक्टर का पेज है, वो किसी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं, तो उनके ऑब्वियसली कुछ डिग्री होंगी, कुछ ऑनलाइन उनके प्रूफ होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो भी कहीं ना कहीं से ऑथराइज्ड होंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह होंगे और उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, उनका कुछ क्रेडिबिलिटी होगी। तो वो सारे फैक्टर्स प्लस उनकी वेबसाइट की अथॉरिटीज हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो उसको एक अथॉरिटी देता है, उसको एक रैंक देता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको वेबसाइट में अपनी ध्यान देना है या अपने लैंडिंग पेज में ध्यान देना है अगर आपकी वेबसाइट वेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड है तो इस वजह से आप अपनी रैंकिंग को ग्रो कर सकते हो, गूगल के टॉप पेज में लेकर आ सकते हो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो समझ में आ गया होगा
कि मेडिक अपडेट क्यों आया था और इसका क्या इफेक्ट हुआ। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे पिजन गूगल एल्गोरिदम अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसे कि एसईओ कोर्स में हम आपको हर एल्गोरिदम अपडेट के बारे में बता रहे हैं, तो आज वैसे ही आप जानोगे पिजन अपडेट क्या था। ठीक है दोस्तों, जो गूगल पिजन ये जो अपडेट है, ये जो एल्गोरिदम है, इसको ये नाम दिया गया गूगल के द्वारा और ये बेसिकली लोकल सर्च के लिए आया था। 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था, 2014 से पहले गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग जिसको हम कहते हैं, जीएमपी कहते हैं, अब जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन चुका है, इसका पूरा कोर्स भी हमने बना रखा है। ठीक है, तो गूगल पिजन अपडेट ने 2014 के बाद गूगल सर्चेज में जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो हमारे मैप सर्चेज है, मैप लिस्टिंग्स हैं, इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आए, लोगों को बिजनेस मिलना शुरू हुआ, रैंकिंग आने लग गई और ये उसके बाद बेटर होता गया, इंप्रूव होता गया। और आज की डेट में हम सबको पता है कि गूगल लोकल सर्च की बिजनेस लिस्टिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर बिजनेस के लिए, बट स्पेशली लोकल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू लोग बिजनेस जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, सेल जनरेट करते हैं और उन सब के ऊपर हमने प्रॉपर कोर्स भी बना रखा है। तो गूगल पिजन जो है, जो पिजन अपडेट है, वो जिम्मेदार है गूगल लोकल लिस्टिंग को बेहतर बनाने में और जहां आज वो है उस तक उसको लेकर आने में। कोई स्पेशली बना ही ये लोकल सर्च इंजन के लिए था। अब दोस्तों लोकल सर्च रिजल्ट्स के लिए बना था, सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेंजेस, तो जो सर्च में जो चेंजेस आए थे ना जब ये लॉन्च हुआ था, तो गूगल मैप्स के अंदर जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उनमें तो बदलाव आया ही आया था, मगर उसके साथ साथ जो रेगुलर जो गूगल में सर्च रिजल्ट्स आते हैं उनमें भी इम्पैक्ट पड़ा था इसके लॉन्च होने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑन सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट्स पे इसके क्या इफेक्ट आए थे। तो जो पर्पस था पिजन अपडेट का वो ये था कि प्रेफरेंस दी जाए, अहमियत दी जाए लोकल सर्च रिजल्ट्स को भी। नॉर्मल सिर्फ जो टॉप 10 आते हैं पेजेस में आते हैं उनको नहीं, उसके साथ साथ लोकल सर्च रिजल्ट्स को भी प्रायोरिटी दी जाए। और दोस्तों जब ये रिलीज हुआ था, जिस दिन ये रिलीज हुआ था, इसको मिक्स रिस्पांस मिला था। अब ये पता कैसे लगता है, ये जो गूगल वेब मास्टर है, जो एक गूगल का एसईओ टूल है, ठीक है, ये एक फ्री टूल है जो गूगल ने प्रोवाइड कर रखा है, गूगल वेब मास्टर। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सेस पता लगे तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करा कि उनकी जो रैंकिंग है डिक्रीज हो गई है, मगर बहुत सारे बिजनेसेस ने बोला कि उनका इंप्रूवमेंट देखा गया है सर्च रैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो मिक्स रिस्पॉन्स है, इफेक्ट अच्छा भी पड़ा बहुतों के ऊपर और खराब भी पड़ा। और दोस्तों एज पर वेब मास्टर, ठीक है, इसकी जो ये जो अपडेट है बेसिकली इसका कहाँ फोकस होता है, तो इसमें लोकेशन और डिस्टेंस इसके की फैक्टर्स हैं। सर्च इसकी जो स्ट्रेटजी है, सर्च रिजल्ट्स भाई किसको दिखाना है, किस टाइम दिखाना है, किसको टॉप में दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, वो सब चीजें मेजरली लोकेशन और डिस्टेंस के ऊपर होती है। अब मान लो कि मैं प्रीत विहार के अंदर खड़ा हूँ, अब मेरे को यहाँ पर कोई कॉफी शॉप सर्च करनी है, ठीक है, तो मैं प्रीत विहार में डाल रहा हूँ गूगल के ऊपर कॉफी शॉप इन प्रीत विहार, तो वो देखेगा ना कि सबसे पास आसपास कौन सी है, ठीक है, फिर उसकी रेटिंग्स वगैरह कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो डिस्टेंस और लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कौन से रिजल्ट्स को दिखाना है, ठीक है, उसके अलावा कई फैक्टर्स होते हैं, बट की फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों बेनिफिट क्या है इस अपडेट के। अब ये जो अपडेट है इससे इंप्रूव होती है लोकल सर्च के अंदर आपकी रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लोकल प्रेजेंस बेहतर कर सकते हो। अब ये स्टोर है, आपका शोरूम है, कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई भी बिजनेस जो लोकली अपनी प्रेजेंस चाहता है, जिसका बिजनेस उसके आसपास है, उनके लिए ये बहुत ही बेटर है। ठीक है, इससे आप अपनी सर्च प्रेजेंस, लोकल सर्च प्रेजेंस गूगल के ऊपर बेहतर कर सकते हो। फिर दोस्तों शोइंग मोर रेलिवेंट रिजल्ट्स टू यूजर्स। तो जो यूजर बेस है, जो उस लोकल एरिया के अंदर सर्च कर रहा है, कोई अपनी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चीज को सर्च कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड रेलिवेंट रिजल्ट्स, ठीक है, या साइट्स या डाटा उनको शो हो। तीसरा है दोस्तों गूगल रिलाइज ऑन फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल सर्चेस के लिए गूगल डिपेंड करता है लोकेशन और डिस्टेंस के फैक्टर पे, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला लोकल डायरेक्टरीज, जो वेबसाइट्स होती है ना, जो लोकल लिस्टिंग करती हैं, जो लोकल
डायरेक्टरीज भी तो होती हैं, जैसे कि जस्ट डायल हो गई या इंडिया मार्ट हो गई, बहुत सारी लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज भी होती है और भी बहुत सारी होती हैं, उनको भी इसका फायदा मिला। ठीक है, तो उनकी रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट देखा गया। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गूगल एल्गोरिदम अपडेट के बारे में बताएंगे, एक और अपडेट जो गूगल ने लॉन्च करा था। दोस्तों, इस अपडेट का नाम है मोबाइल गेडन। अब ये स्पेसिफिकली गूगल ने इसलिए लॉन्च करा कि मोबाइल यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना था। दुनिया मोबाइल पे जा रही थी, यूजर्स शिफ्ट हो रहे थे मोबाइल के ऊपर, स्मार्टफोन्स आ गए थे, तो अगर उसके हिसाब से अपने सर्च इंजन को नहीं करते, ये उसके ऊपर अपडेट्स नहीं लेकर आते, तो आज लोग मोबाइल पे गूगल का उतना यूज नहीं कर रहे होते जितना करते हैं। तो दोस्तों, ये एक काफी बड़ा अपडेट था जो मोबाइल यूजर्स के लिए आया था, जिससे कि मोबाइल पे गूगल को यूज करना, उसके ऊपर सर्चेज वगैरह इजीली हो जाए, वो सब चीजें आसान हो गई, बेटर हो गई। आइए समझते हैं इस अपडेट के बारे में। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो अपडेट है ये 21 अप्रैल को आया था, मगर 2 महीने से पहले ही 26 फरवरी को 2015 को इसको बताया गया एक पोस्ट के द्वारा कि ये अपडेट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस अपडेट लॉन्च हो रहा है। और इसका जो लॉन्च हुआ था, जो ये अपडेट आया था, ये 21 अप्रैल को आया था 2015 में। तो जो गूगल ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी। अब दोस्तों, स्पेसिफिकली इस अपडेट को क्यों लाया गया, बहुत क्लियर था, बहुत क्लियरली गूगल ने इसके बारे में बताया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला, जब ये अपडेट आया तो इसने जो सर्च रैंकिंग्स हैं वो इफेक्ट करी, मगर सब नहीं, डेस्कटॉप की या मोबाइल की, टैबलेट की, सबकी नहीं, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे जो सर्च रैंकिंग थी वेबसाइट्स की, उनको इफेक्ट आया, बिकॉज ये मोबाइल से रिलेटेड ही स्पेसिफिक अपडेट था। अब दूसरा इफेक्ट, सर्च रिजल्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज। जब मोबाइल डिवाइसेस पे सर्चेस में इफेक्ट होने लगा, किसी की रैंकिंग डाउन जा रही है, किसी की अप जा रही है, डिपेंडिंग कि मोबाइल कौन सी एसईओ फ्रेंडली है, कौन सी मोबाइल फ्रेंडली है, उसके हिसाब से। तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर नहीं हुआ था, हर लैंग्वेज और ग्लोबल लेवल पे ये अपडेट आया था। उसके अलावा दोस्तों, ये अप्लाई, अब मान लो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हैं। अब 10 पेजेस में से वेबसाइट के 8 पेजेस तो मोबाइल फ्रेंडली हैं, एकदम बढ़िया, एकदम इसके जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है, मगर उसमें से 2 पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो ये सारे पेजेस या वेबसाइट को नहीं खराब करेगा, ये सिर्फ वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पेजेस हैं उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है अपडेट्स, बहुत, जब अपडेट आया था ये बात गूगल के अपडेट में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई थी। तो इसके हिसाब से फिर लोगों ने, बिजनेसेस ने अपनी वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाया। डेस्कटॉप फ्रेंडली पहले हुआ करती थी, फिर मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, इवन उसके साथ साथ जो भी मोबाइल में लाइक फॉन्ट के ऊपर हो गया, छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं वो मोबाइल के हिसाब से बेटर करा गया, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करा जाए। जितना यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा, एक वेबसाइट की पूरी जानकारी मोबाइल में मिल जाएगी और उसको डेस्कटॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, तो सामने वाला मोबाइल को यूज़ करेगा ना, गूगल को मोबाइल में भी यूज़ करेगा। तो यही इसका मकसद था। और आज की डेट में आप देख सकते हो 97-98% से ज़्यादा यूजर्स मोबाइल पे ही गूगल हो या कोई भी ऐप्स को एक्सेस करते हैं, बिकॉज हर चीज़ आज की डेट में मोबाइल फ्रेंडली हो गई है। जो समय की डिमांड है और जहां यूजर शिफ्ट होगा, कंपनीज को अपना जो एल्गोरिदम है, जो अपडेट्स हैं, वो सब कुछ उसी हिसाब से ही करना पड़ता है जो गूगल ने करा। उम्मीद करता हूं मोबाइल गेडन अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, क्यों आया और इसके क्या इफेक्ट्स आए। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गूगल के एक और एल्गोरिदम के बारे में, जिसका नाम है रैंक ब्रेन। तो दोस्तों, ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली एआई बेस्ड है, मशीन लर्निंग के ऊपर है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, जो रैंक ब्रेन एल्गोरिदम है, ये जो गूगल का अपडेट आया था, ठीक है, ये गूगल ने 26 अक्टूबर 2015 को अनाउंस करा था या रोल आउट करा था, मगर इसके ऊपर काम पहले से ही चल रहा था, बट जो अनाउंस करा गया, कंफर्म करा गया, वो करा गया 26 अक्टूबर 2015 को। अब जो रैंक ब्रेन, जो ये
एल्गोरिदम है, ये जो अपडेट है, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितने भी इनके एल्गोरिदम्स आए उसमें से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रैंकिंग सिग्नल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है, बिकॉज इसके बेस पे वेबसाइट्स की, पेजेस की रैंकिंग अप एंड डाउन, डिक्रीज इंक्रीज होती है। रैंक ब्रेन जो ये एल्गोरिदम है, ये बेस्ड है मशीन लर्निंग, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन लर्निंग जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है कि मशीन ही सारा का सारा इसके अंदर काम कर रही है, ठीक है, सब ऑटोमेटिक बेसिस पे हो रहा है। तो दोस्तों ये जो एल्गोरिदम है, ये जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको सॉर्ट करने में हेल्प करता है, रेलिवेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, अपनी ही कमियों से, गलतियों से सीखता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और उसको इम्प्रूव करता है। और दोस्तों ये जो गूगल को हेल्प करता है कि ये सर्च क्यूरीज को और ज़्यादा तेजी से अंडरस्टैंड करे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको समझे कि यूज़र क्या चाह रहा है और उसके हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स लेकर यूज़र को प्रोवाइड करे, ज़्यादा रेलिवेंट बनाए, ज़्यादा फास्ट बनाए। अब इसके बारे में और डीप में जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, तो जो रैंक ब्रेन ये जो एल्गोरिदम है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो उससे पहले 15% जो कीवर्ड्स हैं, जो लोग टाइप करते हैं गूगल के ऊपर, कुछ भी सर्च करता है तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स टाइप करता है सर्च इंजन के अंदर, तो 15% के आसपास जो कीवर्ड्स होते थे डेली बेसिस पे नए होते थे गूगल के लिए, वो नए थे। अब मान लो किसी को सर्च करना है कि शूज, पूमा शूज, तो ये तो एक नॉर्मल कीवर्ड है, नया कीवर्ड नहीं है गूगल के लिए, बट कोई डालता है, ठीक है, पूमा शूज डीलर इन मंडावली। अब हो सकता है वो वाली चीज इसके अंदर नहीं है, तो उन्होंने वो नया वर्ड लिया, नया कीवर्ड लिया, उसको समझा, या कोई और टर्म डालता है, ठीक है, जो टर्म मतलब उसने अपनी भाषा में अपने तरीके से डाली है, अपनी समझ के हिसाब से यूजर ने डाली है, बट वो एक्चुअल में उनका डेटाबेस में, उनके कीवर्ड्स के अंदर वो टर्म नहीं है, उनके लिए नया है गूगल सर्च इंजन के लिए, ठीक है। तो आज की डेट में तो गूगल इतना एडवांस हो चुका है कि कुछ भी डालो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आते ही आते हैं। मगर आज से कई सालों पहले, बिकॉज मैं 2007 से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, हम पहले भी एसईओ वगैरह करते थे, आज भी करते हैं। तो गूगल उससे भी जब स्टार्टिंग में नया नया था हम लोगों के लिए, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड, ऐसे टर्म्स होते थे जो हम कई बार डालते थे और उसके ऊपर हमें रिजल्ट्स या तो बहुत कम दिखते थे, कई बार नो रिजल्ट फाउंड भी आता था, ठीक है। तो अब आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज डाटाबेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर क्या है दोस्तों, 15% बहुत कम लग रहा होगा कि 15% ही तो नए कीवर्ड्स रोज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर जब हम बात करते हैं बिलियंस ऑफ सर्चेस पर डे, बिलियंस ऑफ सर्चेस पर डे जब हो रहे हैं, तो उसका 15% लगभग 400 मिलियन प्लस कीवर्ड्स हो गया, 400 मिलियन प्लस कीवर्ड्स डेली नए। तो अब आप खुद सोचो कि इतना सारा जो डाटा, जो नए नए कीवर्ड्स, नए नए टर्म्स आ रही हैं, उनको समझना, उनके हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स यूजर्स को देना, ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट जो वेबसाइट जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, जहाँ पर उनको अपने यूजफुल कंटेंट मिल सकता है, वो उनके सामने ला के रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा गूगल के लिए। तो जो रैंक ब्रेन है वो एआई सिस्टम पे काम करता है, मशीन लर्निंग पे काम करता है, और मशीन का काम क्या है मशीन लर्निंग का, कि चीज़ों को फास्ट प्रोसेस करना, कि मान लो कि जो भी नई नई क्वेरीज आ रही हैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो उनको अंडरस्टैंड करना, उनके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आना, और ये समझना कि यूज़र किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, किस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और उस लर्निंग को बेटर करते जाना डे बाय डे, और वो जितना सारा डाटाबेस बन रहा है उसको भी इकट्ठे करते जाना, और फिर फर्दर फ्यूचर में जो जो क्यूरीज हो रही हैं उसके हिसाब से जो वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और बेहतर और रेलिवेंट रिजल्ट्स अपडेट करते जाना। तो डे बाय डे चीज़ों को बेटर करा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर गूगल को जब रैंक ब्रेन नहीं आया था, तो गूगल को पेजेस को स्कैन करना पड़ता था ये देखने के लिए कि एग्जैक्ट
एग्जैक्ट कीवर्ड कहाँ पर कौन सी साइट में है जो सर्चर सर्च कर रहा है, उसके हिसाब से वो वेबसाइट या वो पेजेस को सर्च में लेकर आता था। बट दोस्तों ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अब बिकॉज ये जो नए नए कीवर्ड्स आ रहे हैं ये ब्रांड न्यू कीवर्ड है, तो गूगल को ये क्लू नहीं होता कि एक्चुअल में जो सर्चर है उसको क्या चाहिए, तो वो गेस के बेसिस पे, ठीक है, भी रिजल्ट्स लाके देता था जो उतने एक्यूरेट नहीं होते थे। अब देखिए इससे क्या क्या बेनिफिट हुए जब रैंक ब्रेन आया। तो यहां पर आप देख सकते हो जब रैंक ब्रेन आया, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट है, क्योंकि मशीन लर्निंग के ऊपर हो रहा है और ये हर सेकंड अपने आप को अपडेट कर रहा है, बेहतर हो रहा है, तो यहां पर इट शो ये कोशिश करता है बेस्ट पॉसिबल या जो बेस्ट जो मैच कर रहा है रिजल्ट्स, जो नई क्यूरीज आ रही हैं वो यूजर को लाके शो करे, उनके सामने लाके रख दे। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये अपने आप को रेगुलर हर टाइम अपडेट करता है, मतलब ये हर बार और ज्यादा बेहतर हो रहा है, एडवांस हो रहा है। उसके बाद ये डाटा के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो एल्गोरिदम है, जो ये खुद एल्गोरिदम है, ये अपने आप को ट्वीक करता रहता है, करेक्ट करता रहता है, बेटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने आप को ही सही कर रहा है। जैसे जैसे जितना ज़्यादा डाटा और इसके पास अंडरस्टैंडिंग आ रही है यूज़र की, कीवर्ड्स की, तो ये एल्गोरिदम अपने आप में ही बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है और इतने सारे डाटा को ईजिली मैनेज करा जा रहा है। अब दोस्तों इट कैन अंडरस्टैंड न्यू कीवर्ड्स, ये नए कीवर्ड्स को समझ पा रहा है, बिकॉज मशीन है, ठीक है, तो चीज़ों को समझने की इसकी अंडरस्टैंडिंग तेज है, सुपर फास्ट है, एक ह्यूमन के मुकाबले बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझता है। और तो यहाँ पर नए कीवर्ड्स को बहुत जल्दी से ये फटाफट अंडरस्टैंड कर रहा है और अपने डाटाबेस में स्टोर कर रहा है। इट कैन अंडरस्टैंड यूजर सिग्नल्स, ये यूजर्स के सिग्नल्स, जो यूजर आ रहे हैं सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, उनके सिग्नल्स को भी पकड़ता है, जैसे कि वो सेटिस्फाइड हुआ जो रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए। अब मान लो किसने डाला पूमा शूज डीलर इन मंडावली, अब मान लो यूजर को वहां पर टॉप में 5 कोई साइट्स दिखाई दी, तो यूजर ने उसमें से कोई भी 3 वेबसाइट्स को मान लो क्लिक करा, एक करके देखा, अब एक पे गया, उसने देखा कुछ रेलिवेंट नहीं है, फटाफट वो 2-4 सेकंड के अंदर क्विट कर गया साइट से। फिर दूसरी पे आया, वहां पर 1-2 मिनट लगाए बट उसको अपना डाटा नहीं मिला वहां पर जो वो ढूंढ रहा था। तीसरी वेबसाइट पे आया, वहां पर उसने 10-15 मिनट लगाए, अच्छे से देखा, तो उसने ये एक्सपीरियंस करा कि ये जो नया कीवर्ड आया था उसके बेसिस पे जो उसने रिजल्ट्स दिखाए थे, तो वहां पर जो यूजर था वो इस पर्टिकुलर साइट या इस पर्टिकुलर पेज पे उसने सबसे ज्यादा टाइम लगाया, अच्छे से एक्सप्लोर करा या मल्टीपल पेज व्यूज करे, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम जिन्होंने जिस पे यूजर कल को इसी तरीके की क्यूरी कोई और यूजर डालेगा तो कौन सा वाला पेज या कौन सी वाली वेबसाइट ऊपर दिखानी है, ये सब चीजें भी वो साथ के साथ लर्न कर रहा है, बेटर कर रहा है और अपने रिजल्ट्स को और बेहतर रेलिवेंट बना रहा है और फास्ट बना रहा है। और दोस्तों ये क्या करता है, इससे होता क्या है, ये खुद ही इंक्रीज कर सकता है, ये खुद ही डिक्रीज कर सकता है वेबसाइट या किसी भी पेज की रैंक अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स और जो एक्सपीरियंस इसको हो रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसके बेसिस पे वेबसाइट या पेजेस की रैंकिंग को अप या डाउन कर सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल्स में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है पांडा जो कंटेंट के ऊपर बेस है, एक है पेंगुइन जो क्वालिटी लिंक बिल्डिंग के ऊपर बेस है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंटेंट के ऊपर ही सारा गूगल चल रहा है, कंटेंट के ऊपर ही सारी कम्युनिकेशन, सारे चैनल, सारी दुनिया चल रही है, सारा सोशल मीडिया कंटेंट पे चल रहा है, ठीक है। सेकंड मोस्ट आ जाता है क्योंकि सर्च इंजन की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है, तो क्वालिटी बैकलिंक्स आ जाती हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली ये आता है बिकॉज इस सिस्टम को और बेटर बना रहा है, दिन पे दिन बेटर बना रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रैंक ब्रेन एल्गोरिदम अपडेट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गूगल मैडिक अपडेट, ये जो एल्गोरिदम है ये क्यों गूगल लेकर आया, इसका क्या इफेक्ट आया, किन इंडस्ट्रीज पे आया, किस तरीके की वेबसाइट्स पे आया, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अगर होगी और अगर आपकी वेबसाइट उन कैटेगरीज से रिलेटेड है तो आप कहीं ना कहीं अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हैम्पर हुई है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप उस इंडस्ट्री से हो तो इन बातों का ध्यान रखोगे ताकि आप इजीली एसईओ में रैंक कर पाओ और इस गूगल के अपडेट के अकॉर्डिंगली एथिकल आप जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करो।
तो दोस्तों मेडिक जो है ये बेसिक, इसका नाम मेडिक क्यों रखा गया, आइए वो समझते हैं। तो गूगल का ये जो अपडेट है दोस्तों 2018 के अंदर आया था, और इसने ज़्यादातर कहते हैं कि हर इंडस्ट्री में इसका इफेक्ट आया था, उनकी वेबसाइट की रैंकिंग अप एंड डाउन हुई थी। मगर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया था वो कहाँ आया था, सबसे ज़्यादा इनका इफेक्ट आया था इस पर्टिकुलर अपडेट का, वो आया था YMYL पेजेस पे। अब ये YMYL क्या होता है, योर मनी योर लाइफ पेजेस। आइए समझाता हूं ये होता क्या है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो YMYL वेबसाइट के एग्जांपल्स, जो वेबसाइट्स या जो वेब पेजेस, वेबसाइट भी पूरी हो सकती है या पर्टिकुलर कोई वेब पेज भी हो सकता है, जहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेजेस होंगे, या जहां पर हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट या पेजेस होंगे, या जहां पर शॉपिंग या ई कॉमर्स, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी जा रही होंगी, या जहां पर लीगल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेजेस होंगे, और ऐसे ही बहुत सारे अदर। मतलब जहां पर हेल्थ, वेल्थ, मनी, फिटनेस जहां पर आ गई, क्योंकि दोस्तों ये ना बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, या आप उसके लिए ऑथराइज्ड ही नहीं हो, इंटरनेट क्या क्या है, कुछ भी उठा के डाल दो, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक तो है नहीं कि वहां पर जाएंगे, हमें पता है डॉक्टर है तो यहां पर तो हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी। तो आप अगर सोचिए कि गलत वेबसाइट पे आप चले गए, वहां पर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देख ली अपनी हेल्थ से या पैसों से रिलेटेड, और आप मिसगाइड हो गए, उससे आपके हेल्थ को, वेल्थ को, फिटनेस को, या आपकी हार्ड एंड मनी को कोई नुकसान हो गया, तो उसको सेव करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन चीज़ों को सिक्योर बनाने के लिए, यूजर्स की ज़्यादा सेफ्टी के लिए ये पर्टिकुलर अपडेट आया। अब दोस्तों इस तरीके की जो वेबसाइट्स इफेक्ट हुई, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो गूगल को चेक रखना था कि इस तरीके के जो भी वेब पेजेस होंगे या जो भी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, उनकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उनको 3 पैरामीटर के ऊपर इसको जज करना था उन पेजेस को, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। अब यहां पर उसने एम्फसाइज करा, बोला एक तरीके से वेबसाइट ओनर्स को कि आपको ये इन वेबसाइट इन पेजेस की एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर उसने जज करना शुरू करा, और उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग को अप या डाउन करा। तो ये जो फैक्टर है ईट का, तो इस पर्टिकुलर फैक्टर ने बहुत सारे बिजनेसेस या वेबसाइट जो वेल बीइंग से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड है, उनकी रैंकिंग को सर्च इंजन में ऊपर लाया या उनको हटा दिया या बहुत पीछे कर दिया। तो यहां पर जो गूगल ने पनिश करे बेसिकली वो पेजेस, ठीक है, या जिनका या तो बिल्कुल लो ईट था या बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो और उन वेबसाइट्स को रिवॉर्ड करा जिनका हाई ईट था, मतलब यहां पर वो एक्सपर्टाइज, उस पर्टिकुलर फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस जिन्होंने अपनी प्रूव करी। अब दोस्तों ये गूगल ने कैटेगराइज करा कैसे कि ये जो कंटेंट है या ये जो पेजेस हैं वो हाई ईट वाले हैं, मतलब इनकी एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, वर्दीनेस पता कैसे लगी। अब उसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि मान लो अगर किसी डॉक्टर का पेज है, वो किसी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं, तो उनके ऑब्वियसली कुछ डिग्री होंगी, कुछ ऑनलाइन उनके प्रूफ होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो भी कहीं ना कहीं से ऑथराइज्ड होंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह होंगे, और उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, उनका कुछ क्रेडिबिलिटी होगी। तो वो सारे फैक्टर्स प्लस उनकी वेबसाइट की अथॉरिटीज हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो उसको एक अथॉरिटी देता है, उसको एक रैंक देता है, ठीक है।
तो इन बातों का आपको वेबसाइट में अपनी ध्यान देना है या अपने लैंडिंग पेज में ध्यान देना है अगर आपकी वेबसाइट वेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड है तो इस वजह से आप अपनी रैंकिंग को ग्रो कर सकते हो, गूगल के टॉप पेज में लेकर आ सकते हो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो समझ में आ गया होगा कि मेडिक अपडेट क्यों आया था और इसका क्या इफेक्ट हुआ। In this video we are going to discuss about the Google Minor updates। इससे पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं गूगल के मेजर एल्गोरिथम अपडेट्स के बारे में। जो गूगल के माइनर अपडेट्स हैं, इनकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दीज अपडेट्स यू कैन एबल टू रैंक योर कंटेंट ऑन SERP। So let discuss one by one कि what are the Google minor updates। so जो पहला अपडेट है वो है फ्लोरिडा अपडेट। फ्लोरिडा अपडेट आया था 2003 में। तो ये एक अर्ली गूगल का सबसे अर्ली एल्गोरिथम अपडेट था। तो इस अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया था जो लो क्वालिटी कंटेंट और रेलिवेंसी पे कम ध्यान देते थे। और तो क्योंकि गूगल हमेशा चाहता है कि यूजर को जो कंटेंट मिले हाई रेलिवेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट मिले जिससे कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इस अपडेट में उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया गया था जो लो क्वालिटी कंटेंट और लो रेलिवेंसी कंटेंट पे फोकस करते थे। जो सेकंड अपडेट है वो है बिग डैडी अपडेट। बिग डैडी अपडेट आया था 2007, 2006 और 2007 के बीच में। तो इस अपडेट में गूगल का जो क्रॉल करने का तरीका था, वेबसाइट को इंडेक्स करने का तरीका था, वो इम्प्रूव हुआ था। और ये उन वेबसाइट में पहले दिक्कत आती थी जो कैनोनिकल इशू होते थे या रीडायरेक्शन में उन वेबसाइट्स को, जिन वेबसाइट्स को प्रॉब्लम होती थी या यूआरएल इंडेक्स में प्रॉब्लम होती थी। तो आफ्टर दैट अपडेट गूगल विल इजीली crawl and index these types of website जो फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन रीडायरेक्ट होती थी। तो इस अपडेट के बाद गूगल की जो इंडेक्स करने का तरीका और क्रॉल करने का तरीका काफी इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है EMD अपडेट। EMD अपडेट क्या होता है? जो EMD अपडेट में क्या होता है कि 2012 से पहले कुछ लोग एग्जैक्ट मैच डोमेन लेते लेते थे। एग्जैक्ट मैच डोमेन होता क्या है? एग्जैक्ट मैच डोमेन वो डोमेन होता है जो भी कोई मेन कीवर्ड है, आप वो सेम कीवर्ड आप डोमेन बाय कर लेते हो उसी कीवर्ड का, और गूगल पे वो बहुत अच्छे से रैंक करने की पॉसिबिलिटी हो जाती थी 2012 से पहले, बिकॉज उस कीवर्ड का जो आप डोमेन लेते थे वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो जाता था और वो इजीली रैंक कर जाता था। तो जो वेबसाइट लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन .com, ये क्या हो गया? एक EMD डोमेन हो गया। अगर मुझे शूज सेल करने हैं तो मैं अगर EMD डोमेन लेता था तो ये इजीली रैंक कर जाता था बिफोर 2012। बट गूगल ने इस चीज को देखा, बिकॉज जो लोग EMD डोमेन रखते थे वो कंटेंट क्वालिटी पे फोकस नहीं करते थे, बिकॉज उनका मेन मोटिव था उनकी साइट इजीली रैंक कर जाती थी। बट गूगल ने देखा कि इस साइट्स का लो क्वालिटी SEO है, बट लो क्वालिटी कंटेंट है और ये साइट इजीली रैंक कर जाती है। तो इन साइट को पेनलाइज किया और गूगल ने अब फोकस किया कंटेंट क्वालिटी पे 2012 के बाद में। ठीक है, तो अब अगर आज आप EMD डोमेन बाय करते तो उसका कोई मेजर बेनिफिट SEO में नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट क्वालिटी, यू हैव टू फोकस ऑन द SEO पार्ट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है जैगर अपडेट। जैगर अपडेट आया था 2012 में और इसने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया था जो कि स्पैमी लिंक और लो क्वालिटी लिंक बना रहे थे। लो क्वालिटी लिंक्स क्या होते हैं? लाइक कि जो डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं, जो अनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, आप वहां से बैकलिंक बना रहे हो, बैकलिंक की कोई रेलेवेंसी नहीं है। दीज लिंक्स आर कंसिडर्ड एज अ स्पैमी लो क्वालिटी लिंक्स। गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जो स्पैमी बैकलिंक्स बना रहे थे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज बैकलिंक्स एकदम इंस्टेंट आपका DA बढ़ा देते थे 2012 से पहले। बट इस अपडेट के बाद गूगल ने उन सभी साइट्स को डाउन कर दिया था जो स्पैमी बैकलिंक्स बना रहे थे।
जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है वो पे डे अपडेट है। पे डे अपडेट हमारा आया था 2013 में। तो पे डे अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को टारगेट किया था जो स्पैमी क्वेरीज रिलेटेड टू लोन्स, कैसीनोज एंड अदर हैवीली स्पैम्ड इंडस्ट्रीज लाइक गेमिंग, और जो क्विज लाइक होती हैं स्पैमी साइट्स होती हैं, उनको टारगेट किया था। बिकॉज 2013 से पहले ये साइट्स इजीली रैंक कर जाती थी गूगल पे। सो गूगल का मेन फोकस था इन साइट्स को डी रैंक करना और सर्च इंजन रिजल्ट पर फ्रिक्वेंटली जो मैनिपुलेटिव क्वेरीज आती थी उनको स्टॉप करना। सो जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है वो है विंसीज अपडेट। विंसीज अपडेट हमारा 2009 में आया था, और ये कोई गूगल का ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट इस अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को रैंक करना स्टार्ट किया जो अथॉरिटेटिव होती थी, जो हाई क्वालिटी कंटेंट लिखती थी, जिससे कि यूजर का ट्रस्ट इम्प्रूव हो सके। सो जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा कैफीन अपडेट। कैफीन अपडेट आया था 2010 में, और गूगल का एक फंडामेंटल चेंज किया था इस अपडेट में कि गूगल ने अपने इंडेक्सिंग और जो क्रॉल करने की स्पीड थी वो काफी एफिशिएंट हो गई थी, और गूगल का जो इंडेक्स करने का तरीका था कंटेंट को, वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गया था। जो हमारा 8th अपडेट है क्वालिटी अपडेट। ये अपडेट हमारा गूगल के अकॉर्डिंग उन साइट्स के लिए था जो हाई क्वालिटी कंटेंट डाल रही थी और उन जो रेलिवेंट कंटेंट लिख रही थी। तो गूगल क्वालिटी अपडेट्स में गूगल ने उन वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट किया जो फोकस ऑन कंटेंट और यूजर एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान दे रही थी। फ्रेड अपडेट में फ्रेड अपडेट जो 2017 में आया था, फ्रेड अपडेट ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जो गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी, और इसके साथ साथ जो उनकी वेबसाइट थी उस पे जो एड प्लेसमेंट थे काफी ज्यादा थे, जिससे कि यूजर को मेन कंटेंट समझने में दिक्कत होती थी कि क्लिक करना है तो कहाँ पे करना है। तो इससे क्या होता है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो गूगल ने उन साइट्स को पेनलाइज किया जो बहुत ज्यादा मात्रा में अपने वेबसाइट पे एड रन करते थे बिकॉज ऑफ एड रेवेन्यू। बट इससे होता क्या था, इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता था। तो गूगल ने फ्रेड अपडेट के जरिए उन वेबसाइट्स को टारगेट किया जो गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और बहुत ज्यादा एड अपने वेबसाइट पे प्लेसमेंट करते थे। जो 10th अपडेट है वो है हमारा पेज लेआउट एल्गोरिथम। तो पेज लेआउट एल्गोरिथम अपडेट 2012 में आया था, और इस अपडेट का मेन फोकस था यूजर का नेविगेशन एक्सपीरियंस अच्छा करना। यूजर का नेविगेशन एक्सपीरियंस अच्छा करना। गूगल ने इस अपडेट में उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जो हद से ज्यादा एड को अपने वेबसाइट में यूज करते थे स्क्रॉलिंग। सो इस अपडेट में गूगल ने साउट आउट द इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस बाय रिड्यूसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एड, प्रोमिनेंस ऑफ एड। तो इस अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जो बहुत से ज्यादा एड्स अपने वेबसाइट पे लगाते थे और यूजर एक्सपीरियंस को रिड्यूस करते थे। तो ये थे आज के हमारे माइनर अपडेट्स। सो ये अपडेट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, अच्छी एसईओ प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अपने कंटेंट को में हायर रैंक दे सकते हैं।